सो अब हम स्टार्ट करेंगे BGDG 172, दैट इज़ जेंडर सेंसिटाइजेशन सोसाइटी एंड कल्चर। फाइन। इस कोर्स का हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग जेंडर एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ओके। सो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा सेक्स। नाउ सेक्स क्या होता है? सेक्स समझने से पहले आपको पता होना चाहिए बायोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं। फाइन। बेसिकली बायोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं बायोलॉजिकल इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर क्रोमोसोम्स में डिफरेंस है। फाइन। सेक्सुअल ऑर्गन्स में डिफरेंस है, सेक्सुअल हार्मोन्स में डिफरेंस है। ये सारे जो डिफरेंसेस होते हैं ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस में इंक्लूड होते हैं। फाइन। फॉर एग्जांपल जो बॉय चाइल्ड होता है, जब बेबी बॉय होता है तो उसमें कौन से क्रोमोसोम से होता है? वो एक्स एंड वाई से होता है, और जो बेबी गर्ल होती है वो एक्स एक्स से होता है। फाइन। तो ये हो गया मेल एंड फीमेल में क्रोमोसोम्स का डिफरेंस। फाइन। जो कि इंक्लूड होता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस में भी। और सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे फीमेल के पास होता है हमारा ओवरी एंड मेल हैव टेस्टिस। फाइन। सो उनके जो सेक्स ऑर्गन्स है उनमें डिफरेंस है। फाइन। सो वो भी इंक्लूड होता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस में। और हो गया हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं वो भी मेल और फीमेल के डिफरेंट होते हैं, वो भी हमारा इंक्लूड होता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। बेसिकली जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। फाइन। सो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या होता है। अब हमें पता है, अब हमें देखना है कि सेक्स क्या होता है। बेसिकली सेक्स मेल और फीमेल के बीच में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होते हैं उसी को हम सेक्स बोलते हैं। फाइन। जो फॉर एग्जांपल जो मेल है, फाइन। सो जो मेल है और फीमेल है उन दोनों के क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसी को हम उनका सेक्स कहते हैं। अगर फाइन, मेल का जो है हमारा सेक्स ऑर्गन अलग है, उसके पास टेस्टिस है तो हम उसे मेल कह देंगे, और उसके पास ओवरी है उसे हम फीमेल कह देंगे। फाइन। क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स अलग है, बायोलॉजिकली डिफरेंट है वो दोनों, मेल और फीमेल एक दूसरे से। फाइन। सो उसे हम सेक्स कहते हैं। ना अब क्या होता है, या तो मेल जो होता है हमारा, या तो वो मेल बॉर्न होता है कोई बेबी, या फीमेल बॉर्न होता है, या थर्ड जेंडर बॉर्न होता है। फाइन। कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, या तो वो मेल बॉर्न होएगा, या फीमेल बॉर्न होएगा, या थर्ड जेंडर बॉर्न होएगा। बट देयर आर सम पीपल जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ बॉर्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्स। ओके। क्या कहते हैं उन्हें? इंटरसेक्स। अब सेक्स में एक और चीज़ आपको देखनी है, सेक्स अगर हम अपना सेक्स चेंज करवाना है तो हम वी नीड मेडिकल इंटरवेंशन इन इट। फाइन। विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन वी कैन नॉट चेंज आवर सेक्स। ओके। सो हमें ये समझ में आएगा कि सेक्स क्या होता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जेंडर। फाइन। जेंडर क्या होता है? बेसिकली जेंडर जो होता है वो सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। फाइन। सबसे पहले मैंने आपको बताया सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय द सोशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड। अब सोशली की में क्या होता है? बेसिकली ये सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारी फैमिली होगी, सोसाइटी हो गई, ये सारी चीज़ें, फैमिली सोसाइटी इनको कंस्ट्रक्ट करती है, इन चीज़ों को बनाती है। हमारा जेंडर हमारी फैमिली और सोसाइटी बनाती है। हम बॉर्न होते हैं अपने सेक्स के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं फीमेल हूँ तो मैं फीमेल, मेरा सेक्स है जो नेचुरल है। फाइन। सो उसमें मैं बॉर्न हुई हूँ। पर ये जो जेंडर है कि मेरे को फ़्रॉक पहननी है, बचपन में जब हम पैदा हुए हैं कि हमें फ़्रॉक पहननी है, अगर आप गर्ल चाइल्ड हो, फाइन, आपको पिंक कलर अच्छा लगेगा आपके ऊपर अगर आप गर्ल चाइल्ड हो। तो वो होता है हमारा जेंडर, जो कि डिटरमाइन करते हैं कौन? सोशल स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम सोशल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, जिसमें हमारी फैमिली और सोसाइटी इंक्लूड होती है। डिफरेंसेस इनमें जेंडर में क्या है? फॉर एग्जांपल क्लोथिंग, कोई बेबी बॉय पैदा हुआ है या बेबी गर्ल पैदा हुई है, फॉर एग्जांपल हम बेबी गर्ल का एग्जांपल लेते हैं। फाइन। अगर कोई बेबी गर्ल पैदा हुई है तो हमें उसका सेक्स कैसे पता चलेगा? उसके सेक्स ऑर्गन से हमें उसका सेक्स पता चलेगा कि हाँ ये मेल है या ये फीमेल है। उतनी बात हमें पता लग गई। उसके बाद जब हमें वो चीज़ पता लग गई तो हम उसका जेंडर बनाते हैं। जेंडर इन द सेंस
जेंडर इन द सेंस अगर कोई बेबी गर्ल हुई है तो हम क्या बोलेंगे कि उसको पिंक कलर उसके ऊपर ज़्यादा सूट करेगा। अगर किसी हमारे रिलेटिव को उसके लिए टॉय लाना है तो वो कौन सा टॉय लाएगा, वो डॉल्स लाएगा, बिकॉज लड़की हुई है तो वो डॉल्स लाएगी। फाइन, किचन हाउस लाएंगे। वेयर एज अगर सेम जगह पे अगर बॉय बेबी बॉय होता तो उसके लिए उसके ऊपर ब्लू कलर, ये हमारा ट्रेडिशन बना हुआ है कि हाँ बॉयज़ पे ब्लू कलर अच्छा लगेगा। और एक तरीके से जो भी रिलेटिव्स होएगा उसके लिए वो देखेंगे अच्छा बॉय हुआ है तो उसके लिए टॉयज़ कैसे लाएंगे, जैसे कार्स हो गए, बाइक्स हो गई। फाइन, ऐसे टॉयज़ लाएंगे बॉयज़ के लिए। तो ये जेंडर क्रिएट कर दे कि अगर लड़की हुई है तो उसके लिए हमें डॉल हाउस लाना है, और अगर लड़का हुआ है तो उसके लिए हमें क्या लाना है, कार्स या बाइक जैसे टॉयज़ लाने हैं। फाइन, जैसे लड़की हुई है तो उसे फ्रॉक पहनाना है और लड़का हुआ तो उसे जीन्स पहनानी है। ये क्लोथिंग, ये बिहेवियर। फाइन, सो ये सारी चीज़ें जो क्रिएट कर दी गई है सेक्स को देख के, उसी को हम बोलते हैं जेंडर। समझ गए आप? तो ये सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है कि हाँ इसका ये सेक्स है तो ये ऐसे ऐसे कपड़े पहनेगा या इसके ऊपर ये कलर अच्छे लगेंगे। सोसाइटी आपका जेंडर बनाती है, ये फीमेल है तो ये फीमेल वाले कपड़े पहनेंगे, और ये मेल है तो ये मेल वाले कपड़े पहनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल साड़ी सूट वगैरह फ़ीमेल्स पहनती है। फ़ाइन, तो ये हमारा फीमेल हमारा जेंडर बना दे कि आप फीमेल हो तो आप साड़ी सूट और वो सब पहनोगे। फ़ाइन, वेयर एज़ जो मेन है, मेन का हमने क्या बना रखा है कि वो जीन्स ही पहनेंगे। फ़ाइन, सो ये जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है सेक्स को देख के। ओके, सो इतनी बात हमें समझ में आ गई सेक्स क्या होता है और जेंडर क्या होता है। यही एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है सेम कि कोई बेबी बॉर्न हुआ है तो हम सेलिब्रेट करेंगे। हम सेलिब्रेट क्यों करेंगे, हम उसके सेक्स को देख के सेलिब्रेट करेंगे कि बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है। फ़ाइन, पर उसके बाद जो हम चीज़ें करते हैं कि अगर फीमेल चाइल्ड हुई है तो हमें उसको पिंक कलर की फ़्रॉक वगैरह देंगे, मेल हुआ है तो उसको ब्लू कलर की फ़्रॉक वगैरह देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उसका उसी मूवमेंट से, जिस मूवमेंट से वो पैदा होता है, जब से ही उसका जेंडर कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फाइन, सो होप सो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होएगी। नेक्स्ट टॉपिक भी है, हमने सेक्स और जेंडर डिफरेंस पढ़ लिया। फाइन, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, बेसिकली हम रोल एक्सपेक्ट कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर जेंडर से कि हाँ इस जेंडर को ये रोल परफॉर्म करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गर्ल से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इसको घर के काम आने चाहिए, और बॉयज़ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको जॉब करनी ही चाहिए। फ़ाइन, तो ये सारी चीज़ें स्टीरियोटाइप्स होती है कि हम कुछ चीज़ें किसी पर्टिकुलर जेंडर से एक्सपेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये कुछ कॉमन स्टीरियोटाइप्स है। जैसे फीमेल्स को मानते हैं कि बस वो बहुत डिपेंडेंट होती है, वीक होती है। फाइन, लेस इम्पॉर्टेंट होती है, हाउस कीपर होती है, डरपोक सी होती है और सॉफ्ट स्पोकन होती है। लेस इम्पॉर्टेंट इन द सेंस बिकॉज बॉय चाइल्ड जो होता है वो तो उनकी जनरेशन आगे ग्रो करता है, पर जो गर्ल्स चाइल्ड इसलिए लेस इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज उसको तो शादी हो गई, अपने हस्बैंड के घर चल जाना, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती अकॉर्डिंग इन दी पैट्रियार्कल सोसाइटी। फ़ाइन, जहाँ पे मेल डोमिनेशन होती है और मेल इंडिपेंडेंट होते हैं, पावरफुल होते हैं, मोर इम्पोर्टेंट होते हैं। फ़ाइन, और बहुत ब्रेव होते हैं और बहुत गुस्से वाले, एग्रेसिव होते हैं। ये कहा गया है इन सब चीज़ों में। फ़ाइन, ये सारी कॉमन स्टीरियोटाइप्स हैं जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है एज़ हमारा जेंडर को देख के कि हम मेल हैं या फीमेल है तो हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। फ़ाइन, नेक्स्ट वी हैव जेंडर रोल्स। अब जेंडर रोल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये रोल्स होते हैं जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि इस जेंडर को ये रोल परफॉर्म करना चाहिए। वही सेम चीज़ की फीमेल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको घर के काम करने चाहिए, घर के काम वाले जो हाउस होल्ड रोल्स होते हैं वो सब फीमेल्स को करने चाहिए। फ़ाइन, ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये नेचुरल तो नहीं है, हम फ़ाइन, नेचुरल तो नहीं है, ये सोशली सोसाइटी के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया गया है। फ़ाइन, ये जो रोल्स होते हैं डिफरेंट सोसाइटी में डिफ़र कर सकते हैं, ऐसा नहीं सब सोसाइटी में यही रोल्स रहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, मैन डोमिनेशन होता है, मैन ज़्यादा पावरफुल होता है तो वहाँ पे मैन की ज़्यादा वैल्यू होती है। वेयर एज़ अगर मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है तो वहाँ पे वुमेन डोमिनेशन होता है, वहाँ पे वुमेन की ज़्यादा वैल्यू होती है। फाइन, सो ये जो जेंडर रोल होता है ये प्योरली असाइन किए जाते हैं
ये ऐसा नहीं है कि फीमेल या मेल की आप स्किल देख के जो उनको काम दे रहे हो, वो प्योरली असाइन किए जाते हैं। फाइन। सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो ये मैन के रोल्स है कि मैन का रोल्स है कि उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, और वुमेन्स के रोल होते हैं कि उन्हें पालन पोषण करना चाहिए घर पे। फाइन। और इनके अकॉर्डिंग जो एसएनए होता है हमारा सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है नेशनल अकाउंट के, जितनी भी इकोनॉमिक चीज़ें होती है वो उसमें इंक्लूड होती है। इनके अकॉर्डिंग क्या जो मैन की इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तो उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, बट जो फीमेल इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है वो उसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। फ़ाइन। अब एसएनए क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। फ़ाइन। जेंडर रोल्स क्या होते हैं? अब अकॉर्डिंग टू कैल्ड्रिन मॉसर के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि जो वुमेन है वो ट्रिपली बर्डन है, वो 3 रोल्स परफॉर्म करे जिससे वो बर्डन है। कौन कौन से रोल्स? रिप्रोडक्टिव रोल्स, प्रोडक्टिव रोल्स और कम्युनिटी रोल्स। रिप्रोडक्टिव रोल्स में क्या आता है? बेसिकली चाइल्ड की केयर करना, पूरी फैमिली को संभालना और हाउस होल्ड वर्क। फाइन। प्रोडक्टिव रोल्स में आता है एज ए सेकेंडरी अर्नर अपनी फैमिली की हेल्प करना, पर जिनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फॉर एग्जांपल लेते हैं एग्रीकल्चर में कोई मेल वर्क कर रहा है, उनकी वाइफ भी उनके साथ हेल्प करवाने आ गई, तो मेल की तो इकोनॉमिक एक्टिविटी काउंट होएगी, बट फीमेल को काउंट उसमें नहीं किया जाएगा। कम्युनिटी रोल्स इन द सेंस पूरी फैमिली की देखभाल करना, फाइन, उनके हेल्थ केयर एजुकेशन का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें। फाइन। तो कैरोलिन मॉसर ने बोला था कि जो हमारी वुमेन्स है मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो ट्रिपली बर्डन है इन तीनों रोल्स को परफॉर्म करने की वजह से वो ट्रिपली बर्डन है। ट्रिपली बर्डन इन द सेंस कोई 3 चीज़ें की वजह से वो बर्डन है, मतलब 3 रोल्स हैं उनके पास जिससे वो बहुत बर्डन है। फाइन। कौन कौन से रोल्स हैं वो? रिप्रोडक्टिव रोल, प्रोडक्टिव रोल एंड कम्युनिटी रोल्स। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब ये जो जेंडर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ये कल्चर के अकॉर्डिंग वेरी करती है, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी होती रहती है। फाइन। फॉर एग्जांपल जो अनस्किल्ड लेबर का जो काम होता है वो इंडिया में वुमेन्स की तो लेडीज़ों का काम है, घर बार का ये जो काम होता है रोटी झाड़ू पोछा ये सब वुमेन्स का काम होता है। वेयर एज वही चीज़ अगर हम देखें अफ्रीका में, तो अफ्रीका में वो मेंस का काम होता है। फाइन। तो ये वेरी कर सकता है कल्चर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वी हैव मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी इसका मीनिंग होता है कि ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है मैस्कुलिनस। फाइन। जिसका मीनिंग होता है मेल। फाइन। ये फर्स्ट यूज़ हुआ था 14th सेंचुरी में मेल सेक्स को डिनोट करने के लिए। फाइन। बेसिकली ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है मेल की करेक्टरिस्टिक्स को शो करने के लिए। मेल की करेक्टरिस्टिक्स में अब क्या क्या आता है कि मेल पावरफुल होते हैं। फाइन। वो मैनहुड होते हैं, उसमें बहुत हिम्मत होती है एंड बहुत डेयरिंग होते हैं, और बहुत स्ट्रेंथ भी होती है। फाइन। सो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स बताई गई है मैस्कुलिनिटी में। फाइन। अब ये वाला पॉइंट समझने से पहले आपको मैं सोशलाइजेशन का मतलब समझा दूँ। फाइन। नाउ सोशलाइजेशन क्या होती है? बेसिकली वो प्रोसेस होते हैं सोशलाइजेशन जिसमें कोई बायोलॉजिकल बीइंग सोशल बीइंग में कन्वर्ट होता है। फाइन। ट्रांसफॉर्म होता है उस जिस प्रोसेस से, उसी प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। अब बायोलॉजिकल बीइंग और सोशल बीइंग क्या होता है? बायोलॉजिकल बीइंग इन द सेंस कोई बेबी बॉर्न हुआ उसका सेक्स हमारा मेल है। फाइन। सो वो हो गया उसका एक बायोलॉजिकल है कि हाँ वो उसका सेक्स जो है वो मेल है, वो मेल बॉर्न हुआ है। उसके बाद जो सोसाइटी उसे बोलती है कि या आपको लड़के और लड़के ज़्यादा होते नहीं, ये तो लड़कियों का काम होता है। ये जो सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद जब वो थोड़ा डेवलप होता है, वो बड़ा होता है, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस से निकल जाता है, और जब एक सोशल बीइंग बन जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी प्रोसेस का हम कहते हैं सोशलाइजेशन। जब कोई भी ह्यूमन बीइंग बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग में ट्रांसफॉर्म होता है जिस प्रोसेस के थ्रू, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। अब हमारा जो ये वाला पॉइंट था इसमें क्या लिखा है? जब कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो हमें अपने पेरेंट्स से एक्वायर करी होती है सोशलाइजेशन की प्रोसेस में। फाइन। सोशलाइजेशन
किससे होती है? सोशल इंस्टीट्यूशन से, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती है? फैमिली और हमारी सोसाइटी। अब इन सब चीज़ों जो हमने वैल्यूज़ और कल्चर एक्वायर किया होता है, वो हो सकता है इन्फ्लुएंस करे हमारे मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स को। इन द सेंस, कोई किसी के पेरेंट्स ने उसे सिखाया है बचपन से कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना गलत बात है, और दूसरे के पेरेंट्स ने सिखाया कि तुम लड़के हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। फाइन। सो जो जिसके पेरेंट्स ने सिखाया गुस्सा गुस्सा करनी गलत बात है, वो जो होएगा, वो वाला बॉय जो होएगा, वो कम एग्रेसिव होएगा। फाइन। वेयर एज जिसके मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट है कि हाँ भाई तू लड़का है तो कुछ भी कर सकता है, तो उसमें ज़्यादा एग्रेशन हुआ है कि मेरे को मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है। फाइन। सो वही चीज़ यहाँ पे बोली है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस इन्फ्लुएंस कर सकती है मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स को। फाइन। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वी हैव फेमिनिटी। नाउ व्हाट इज़ फेमिनिटी? बेसिकली ये रेफ़र करती है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फेमिनिटी कहते हैं। फाइन। बेसिकली ये जो नेचुरल नहीं होती, ये भी सोशली कंस्ट्रक्ट, सब सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट करा हुआ है। हमें सिर्फ हमारा नेचुरल क्या होता है? सेक्स होता है कि हम मेल होएंगे या फीमेल होएंगे, वो नेचुरल होता है, बाकी सब सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। फाइन। अब एक फ्रेंच फिलोसोफर से साइमन दे बेअवर, उन्होंने लिखा था कि वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स ए वुमन। और इन्होंने बोला था कि कोई बॉर्न नहीं होता, आप इतनी डिस्क्रिमिनेशन करते हो वुमेंस के साथ कि वुमेंस को ये नहीं करना चाहिए, वुमेंस को प्राइवेट स्फेयर में रहना चाहिए, आप ये सब चीज़ें करते हो। पर क्या चीज़ है, आज की डेट में अगर कोई वुमेन नहीं होती तो कोई मेल भी बॉर्न नहीं होता। वही चीज़ इन्होंने बोली है, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स ए वुमन। अगर कोई वुमेन नहीं बनती तो कोई भी बॉर्न नहीं होता। वही चीज़ इन्होंने बोली है, इन्होंने साइमन दे बूजर ने। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे जुडिथ बटलर जो है, उन्होंने बोला है अपनी परफॉर्मेटिविटी के थ्योरी में कि अगर हम कोई एक्शन रिपीट करते हैं, रिपीटेड बार उसको परफॉर्म करते हैं, तो वो एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि ये काम तो इसका ही होता है, और वो एक नेशनलाइज कर जाता है कि हाँ ये काम ही इसका है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फीमेल जनरेशन टू जनरेशन वो किचन का ही काम करे जा रही है। सो वो एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि ये काम ही फीमेल का है। फाइन। आर यू गेटिंग नंबर पॉइंट? सो वही चीज़ यहाँ पे, और वो नेशनलाइज कर देते हैं कि हाँ ये काम ही वुमन का, ये वुमन ही करेगी, ये मेल नहीं करेगा। फाइन। वो चीज़ यहाँ पे बोली हुई है। ये जो बेसिकली जो स्टडी ऑन फेमिनिटी होती है, वो कॉन्सेंट्रेट्स करती है नियो लिबरलिज्म, कास्ट, क्लास, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है। फाइन। जिसकी वजह से जो हमारे फीमेल की अपॉर्चुनिटीज़ है और फीमेल की जो फ्रीडम है, वो बहुत इनहिबिटेड होती है। फाइन। उसमें बहुत दिक्कत आती है, फ्रीडम नहीं मिल पाती सही से वुमेंस को, और उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी सही से नहीं हो पाती, उनके ऊपर उनके साथ जेंडर इनइक्वालिटीज़ होती है और उनके ऊपर अत्याचार होता है। फाइन। इन सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर और उनकी वजह से। फाइन। नेक्स्ट वी हैव पब्लिक एंड प्राइवेट डिस्टिंक्शन। वही चीज़ बोल रखी है कि जो वुमेन्स हैं उन्हें प्राइवेट स्फेयर में रहना चाहिए, उन्हें घर के काम काज करने चाहिए, और जो मेल्स हैं उन्हें पब्लिक स्फेयर में रहना चाहिए, उनको बाहर के काम काज करना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। वही इसमें बोला गया है पब्लिक और प्राइवेट डिस्टिंक्शन में। बेसिकली जो पब्लिक और प्राइवेट डायकोटॉमी होती है, डायकोटॉमी मीनिंग होता है किसी चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करना। अब ये पब्लिक और प्राइवेट में जो डिवीज़न करा है, इसकी वजह से वुमेन फोर्स होती है कि वो होम तक ही कन्फाइंड रहे, और उनकी मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। फाइन। उन्हें इन्फोर्स किया जाता है कि वो सिर्फ डोमेस्टिक रोल्स ही परफॉर्म करे। फाइन। जिसकी वजह से वुमेन बहुत स्ट्रगल करती है फॉर इक्वल पार्टिसिपेशन इन दिस सोसाइटी। अब कुछ फेमिनिस्ट ने इस चीज़ को, इस डिस्टिंक्शन को, प्राइवेट एंड पब्लिक डिस्टिंक्शन को, इसको कंसिडर करा है एज हायरार्किकल एंड पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल मीन्स जहाँ पे मैन का रूल होता है। फाइन। नाउ नेक्स्ट वी हैव पैट्रियार्की। पैट्रियार्की क्या होती है? बेसिकली जहाँ पे मेल डोमिनेशन में होता है जिस सिस्टम में, उसे पैट्रियार्कल सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे मेल के पास पावर होती है। फाइन। और जो फीमेल्स होती है वो सबऑर्डिनेट्स करती हैं उन्हें, उसी सिस्टम को हम कहते हैं पैट्रियार्कल सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव
अब ये जो डोमिनेट पावर्स होती है, ये हर लेवल पे ऑपरेट करती है सोसाइटी में, और जितने भी लेवल्स होते हैं उन सारे लेवल्स में गर्ल्स के साथ और फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन ही होती है। ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये भी सेम चीज़ कहते हैं कि वुमेन्स को प्राइवेट स्फेयर में रहना चाहिए और मेंस को पब्लिक स्फेयर में रहना चाहिए। फाइन। पैट्रियार्कल सोसाइटी में इनहेरिटेंस होता है वेल्थ का, फादर टू सन। उसको हम क्या कहते हैं, पैट्रिलिनेज कहते हैं, पैट्रिलिनेज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडियन सोसाइटी में होता है, जो फादर की प्रॉपर्टी होती है वो उसके सन को मिल जाती है, उसको ही हम पैट्रिलिनेज कहते हैं। फाइन। अब ये जो पैट्रियार्कल ट्रेडिशन होता है, इसमें क्या होता है कि वुमेन अपनी शादी के बाद, जब उन वुमेन्स की शादी हो जाती है तो उन्हें हस्बैंड के घर जाना पड़ता है, फाइन, उनके साथ रहने के लिए। पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये होता है। स्टीरियोटाइपिंग मैंने आपको बता दिया, हम एक किसी पर्टिकुलर जेंडर से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि उसे ये चीज़ें परफॉर्म करनी चाहिए। फाइन। ये चेंज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वही चीज़ है इसमें कि वुमन का काम है बच्चे को संभालना और मैन का काम है इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करना। पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी है। इसमें क्या बोलते हैं कि ये भी स्टीरियोटाइप बना रखे कि जो टीचिंग की जॉब है वो गर्ल्स के लिए सूटेबल है। फाइन। प्रोफेशन रिलेटेड भी स्टीरियोटाइप्स यहाँ पे बनाए हुए हैं कि टीचिंग की जॉब गर्ल्स के लिए सूटेबल है, पर ऐसा कोई स्टीरियोटाइप मेंस के लिए नहीं बना रखा है कि मेंस के लिए इसके लिए परफेक्ट है, इसके लिए परफेक्ट है, इस प्रोफेशन के लिए। फाइन। अदर क्वालिटीज़। अब जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है? अब जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है उसमें भी स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं कि वुमेन्स को तो पतला होना चाहिए जब वो लड़की अच्छी लगेगी, पर जो हमारे मेल है उनके वेट के ऊपर कोई ऐसा स्टीरियोटाइपिंग नहीं बनाई हुई। फाइन। अब ये जो टीवी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत से सीरियल्स में ये शो किया जाता है कि जो मेन है वो पावरफुल है और जो फीमेल है वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, इमोशनल है। फाइन। ये भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में। ये जो सीरियल्स होती है, मीडियाज़ होती है, ये भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूट करती है। एग्जाम्पल से समझे तो पवित्रा थी एक, जो एक पायलट बनना उनका पैशन था। फाइन। वो बिलोंग करते लोगों इनकम स्टार्टर से। उनके जो फादर थे वो बस कंडक्टर थे। फाइन। उनको अब 2 लेवल पे अपने पैशन के लिए फ़ाइट करना था। फर्स्ट फाइनेंशियल लेवल, या फर्स्ट फाइनेंशियल लेवल पे उनको अपना पैशन परस्यू करने के लिए फाइनेंशियल फंड्स चाहिए थे, उनको उनकी ज़रूरत थी। सेकंड, अपनी फैमिली को कन्विंस करने के लिए उनको फ़ाइट करनी थी। 2 लेवल पे पवित्रा को फ़ाइट करनी थी अगर उन्हें अपना पैशन परस्यू करना है तो। फाइन। बिकॉज़ उनको पायलट बनना था, उनको ये नहीं कि फ़ीमेल सेंट्रिक प्रोफ़ेशन में काम करना था। फाइन। इस वजह से क्योंकि ये जो स्टीरियोटाइपिंग बन रखी है कि जेंडर, वो क्या नाम है, फीमेल्स के लिए टीचर्स की टीचिंग की जॉब अच्छी होती है। फाइन। उनको ये परस्यू नहीं करना था, उनको परस्यू करना था पायलट। तो उनको कन्विंस करना था, 2 लेवल पे उनको अपने लिए फ़ाइट करनी थी, अपने पैशन के लिए फ़ाइट करनी थी। फाइनेंशियली उनको पैसे भी चाहिए थे उसके लिए परस्यू करने के लिए, और उनको अपनी फैमिली को भी कन्विंस करना था कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। फाइन। सो ये हो गया अबाउट द स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट वी है फेमिनिज़्म। अब फेमिनिज़्म नाम से समझ में आ रहा है फीमेल रिलेटेड कुछ बात हो रही है। फेमिनिज़्म एक मूवमेंट था जो डिमांड करता था कि इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए वुमेन को भी मैन की तरह। फाइन। ये एक आइडियोलॉजी भी है जिसको हम जो एम्पावर करती है वुमेन को, वुमेन को एम्पावर करने के लिए काम करती है। फाइन। ये आइडियोलॉजी भी है जो वुमेन को एम्पावर करने के ऊपर काम करती है। फाइन। ये बोलती है इस आइडियोलॉजी के और इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि कोई भी अगर इंडिविजुअल है, अगर वो जेंडर इनइक्वालिटी देख रहा है तो वो उसके अगेंस्ट फ़ाइट कर सकता है। फाइन। अगर कोई वायलेंस देख रहा है वो वुमेन के अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट उसको आवाज़ उठानी चाहिए, उसके अगेंस्ट उसको फ़ाइट करना चाहिए। फाइन। यही इस मूवमेंट में डिमांड की जाती थी और इस मूवमेंट में बात की जाती थी इसी बारे में कि फ़ीमेल को भी इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए मैन के उसमें, वुमेन्स को एम्पावर करना चाहिए कि यस आप भी कर सकते हो, इनकरेज करना चाहिए। फाइन। और अगर आप किसी के साथ भी जेंडर इनइक्वालिटी देख रहे हो तो आपको भी उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उसके लिए फ़ाइट करना चाहिए। यही इस मूवमेंट्स में मेन ऑब्जेक्टिव था इस मूवमेंट का। फाइन। फेमिनिज़्म का हमें समझ में आ गया। अब फेमिनिस्ट जो वर्ड है ये सबसे पहले यूज़ हुआ था
फ्रेंच मेडिकल टेक्स्ट में 1871 में। फाइन। अब 3 वेव्स आई थी फेमिनिज्म की। फर्स्ट वेव जो आई थी वो लेट 90s में आई थी और अर्ली 20s में आई थी, जिस पे मेन फोकस था कि फ़ीमेल को भी वोटिंग राइट होना चाहिए। फाइन। सेकेंड वेव जो आई थी वो 1960s से 1970s के बीच में आई थी, जिसमें उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वुमेन को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए फैमिली और वर्क प्लेस पे। फाइन। और थर्ड वेव थी हमारी 1990 से स्टार्ट थे और अभी भी कंटिन्यू है। ओके, सो ये हमारा हो गया फेमिनिज्म के बारे में। नेक्स्ट वी हैव जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। जेंडर के बेस पे अगर कोई भी किसी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उसको सेक्सुअल अब्यूज़ किया जा रहा है, फाइन, सेक्सुअली उन्हें हैरास किया जा रहा है, तो वो एक तरीके से आ जाता है जेंडर बेस्ड वायलेंस में, कि आप किसी जेंडर को परेशान करो। बेसिकली फ़ीमेल को आप सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे हो, सेक्सुअल नेचर में आप कुछ उनसे गलत चीज़ें कर रहे हो, वो सारी इसमें आ जाती है जेंडर बेस्ड वायलेंस में। फ़ाइन, ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई है। अब ये जो फेमिनिज़्म की सेकंड वेव के बारे में मैंने बताया, मेन फोकस उसमें ही था और उससे इमर्जेंस हुई है हमारी जेंडर बेस्ड वायलेंस की, बिकॉज़ वहाँ पे सेकंड वेव का हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए वर्क प्लेस पे और और फैमिली में। तो जब हमें इक्वल स्टेटस मिलेगा तो हमारा जो वर्क प्लेस में हम जाएंगे, तो हो सकता है कोई हमारे साथ मिसबिहेव करे, हमारे को अच्छे से ट्रीट ना करे, हमारे साथ गंदी हरकतें करे। फाइन। सो वह जब से ही जेंडर बेस्ड वायलेंस इमर्ज हुआ, इसका कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। फाइन। यूएन डिकेड्स फॉर वुमेन एंड फेमिनिस्ट जो है, वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है जेंडर बेस्ड इश्यूज़ को ग्लोबल और नेशनल लेवल पे एड्रेस करने के लिए। फाइन। और जो फोर इंटरनेशनल वुमेंस कॉन्फ्रेंसेस है, ये भी इस वायलेंस में पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर में इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी पॉलिसीज़ रिकमेंड करते हैं। फाइन। सो ये हो गया हमारा जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक भी है सेक्सुअल हरासमेंट। फाइन। ये भी एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जो बेसिकली वर्क प्लेस पे या फैमिली में भी कई बार होता है, सेक्सुअली हरास किया जाता है, कोई फैमिली रिलेटिव हरास कर रहा है। फाइन। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम बोल देते हैं सेक्सुअली, चाहिए हो सकता है चाहे प्राइवेट डोमेन में हो या पब्लिक डोमेन में, दोनों डोमेन्स में सेक्सुअली विक्टिम को अब्यूज़ किया जाता है। ओके। किसी को डराया जाता है कि, और उसके साथ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फैमिली में नहीं होता या वर्क प्लेस पे होता है, वर्क प्लेस पे फैमिली में भी सेक्सुअली हरासमेंट आजकल बहुत देखने को मिलती है। फाइन। इसमें जैसे किसी को आप बैड टच कर रहे हो, किसी प्राइवेट पार्ट पे आप टच कर रहे हो, या आप किसी से डिमांड कर रहे हो सेक्सुअल फेवर्स की। फाइन। या उसे पोर्नोग्राफी शो कर रहे हो, या किसी भी टाइप का अनवेलकम फिजिकल कंडक्ट कर रहे हो सेक्सुअल नेचर का जो है, उसको ही हम सेक्सुअल हरासमेंट कहेंगे। कोई नहीं चाह रहा आप उसके साथ गंदी हरकतें कर रहे हो, सो वो सब सेक्सुअली हरासमेंट में आ जाता है। फाइन। अभी जो भी विक्टिम होता है जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है, वो बहुत बैडली अफेक्ट होता है इस चीज़ से। फाइन। तो हमें समझ में आ गया जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है और हमारा सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। ठीक है। जेंडर बेस्ड वायलेंस कैसे भी हो सकते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो भी एक तरीके जेंडर बेस्ड वायलेंस का पार्ट है, और एक उसके तरीके से उसका एग्जाम्पल भी आप बोल सकते हो। फाइन। नेक्स्ट वी हैव एम्पावरमेंट। अब एम्पावरमेंट क्या होती है, बेसिकली किसी, या जस्ट अ मिनट, या सो बेसिकली किसी इंडिविजुअल को इनकरेज करना कि यस आप ये कर सकते हो। फाइन। उसको ही हम एम्पावरमेंट कहते हैं, उसको मोटिवेट करना, उसी चीज़ का हम कहते हैं एम्पावरमेंट। फाइन। एम्पावरमेंट की 3 डायमेंशंस होती है, रिसोर्सेज, एजेंसी एंड अचीवमेंट्स। पहले आपको ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है जिससे सामने वाला इंसान, कोई भी इंडिविजुअल एम्पावर हो सके। उसके साथ आपको ऐसी प्रोसेसेस बतानी है उसे कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होएगी। फाइन। सो उसको वो चीज़ उसको समझ सके और अपने गोल को अचीव कर सके। फाइन। उसे ही एम्पावरमेंट कहते हैं।
एम्पावरमेंट की जो प्रोसेस होती है, इसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है, स्किल्स गेन कर सकता है, फाइन, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकता है, और वो सोशली नहीं, सेल्फ रिलायंस हो सकता है, निर्भर हो सकता है, फाइन, और अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकता है अपने हिसाब से। ओके, विद द हेल्प ऑफ एम्पावरमेंट, फाइन। केस स्टडी दे रखी है एक मजदूर किसान शक्ति संगठन, जो कि फाउंड किया गया था 1990s में। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखे तो होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पावर्स ऑफ लेबर्स एंड फार्मर। ये फाउंड किया गया था 3 सोशल एक्टिविस्ट के थ्रू, फाइन। बेसिकली ये राजस्थान के एक बैकवर्ड एरिया में लोकेटेड है, फाइन। और ये जो MKSS है, ये काम करता है, इंश्योर करता है पीपल के राइट्स पुअर एरियाज़ में, फाइन, कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है पीपल के, जस्ट अ मिनट, या सो ये बेसिकली फोकस करता है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है पीपल के राइट्स की पुअर एरियाज़ में भी या नहीं, उसकी अकाउंटेबिलिटी उसको देखता है, फाइन, उसके ऊपर फोकस करता है, उसको इंश्योर करता है, फाइन। और ये सारी चीज़ें देखता है, एक्सपोज करता है करप्शन की, इतने सारे यहाँ पे करप्शंस हो रहे हैं, और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना इसका मेन गोल है, और अभी भी ये काम इसके ऊपर कर रहा है। और ये फेमस क्यों है? बेसिकली ये फेमस है बिकॉज ये डिमांड करता है कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन की डिमांड करता है, हमें इन्फॉर्मेशन दो कि अब अगर ऐसा ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, इसलिए ये फेमस भी है, फाइन। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, यूनिट 1, फाइन। इसमें हमने क्या क्या देखा, जेंडर सेक्स में डिफरेंस देखा, जेंडर रोल्स देखे, और हमने फेमिनिटी मैस्कुलिनिटी देखी, फाइन। और हमने क्या देखा, हमने देखा सेक्सुअल हरासमेंट देखी, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग देखी, फाइन। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई चैनल, if you like my video, then please like, share and subscribe my channel. And if you want to ask something, and if you have any doubt, so you can message me on my Telegram channel, that is Malika Institute. Okay, so thank you.